हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे साइंस। और साइंस का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्लैंड यानी कि ग्रंथियाँ, जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब शरीर से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ग्लैंड यानी कि ग्रंथियाँ। और ग्रंथियों से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, फिर उनमें सेल्स होते हैं उनसे, और बहुत सारे टॉपिक यहाँ से कवर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं क्योंकि ग्रंथियाँ 3 तरह की होती हैं: बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो 3 तरह की ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, फिर इनमें अलग अलग कोशिकाएँ होती हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं, उनका किस चीज़ को किस में बदलते हैं, क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कवर होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्रंथियाँ यानी कि ग्लैंड। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में जानेंगे, और उसका जो पहला प्रकार है बहिर्स्रावी ग्रंथि, और जो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि को डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आपको ग्रंथियों से रिलेटेड यानी कि ग्लैंड से रिलेटेड इससे अच्छा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला। 2 वीडियो में आपका ग्लैंड और ग्रंथियाँ इतने अच्छे से कवर होंगी कि इतनी बारीकी से चीज़ें आप यहाँ पर जान पाएंगे कि आपको कहीं भी 2 वीडियो में ऐसा नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारे वीडियो देखना पड़ेंगे, तब आपकी इतनी चीज़ें इकट्ठी होंगी। आपको यहाँ 2 वीडियो में ही इससे रिलेटेड एक एक पॉइंट बारीकी से पढ़ाया जाएगा। तो बस बने रहें एंड तक। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, धैर्यपूर्वक वीडियो को ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं आज ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं यानी ग्लैंड। ग्रंथियाँ क्या होती हैं? हार्मोन और एंजाइम के जो स्टोरेज होता है, यानी ग्रंथियों में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो हार्मोन होगा या एंजाइम होगा, तीसरी चीज़ नहीं होगी। ग्रंथियों में या तो हार्मोन होगा या एंजाइम होगा। 2 ही तरह की चीज़ें बनाती हैं। एक तरह की ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें हार्मोन होते हैं, और एक तरह की एंजाइम। तो हार्मोन और एंजाइम के जो स्टोरेज होता है उसको ग्रंथि कहते हैं। हार्मोन और एंजाइम के स्टोरेज को ग्रंथि कहते हैं। ये एक थैले के आकार का होता है, जैसे एक थैला होता है उस थैले के जैसा आकार होता है इसका ग्रंथि का, और इसमें हार्मोन होंगे या फिर एंजाइम होंगे। और बहुत सी ऐसी ग्रंथियां भी हैं जिनमें हार्मोन और एंजाइम दोनों होते हैं, उनको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जब आप मिश्रित ग्रंथि पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि वह 2 पार्ट में काम करती है। पहले तो वह एंजाइम बनाती है, फिर उसको हार्मोन में बदल देती है, या आगे चलकर वो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें हार्मोन स्रावित होने लगते हैं, तो उसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। वैसे 2 अलग अलग ही होती हैं। बहिर्स्रावी है अगर तो उसमें क्या होगा, अंतःस्रावी है तो उसमें क्या होगा, ये सब चीज़ें आप जानेंगे। तो ओवरऑल ग्रंथि जो है एक थैले के आकार की होती है। तो वो थैला जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। या तो हार्मोन होगा उसमें या एंजाइम होगा, तो इनके स्टोरेज को ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथि क्या होती है, इस आधार पर हम ग्रंथियों को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कि अभी बताया हुआ है। ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं: बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो सबसे पहले हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे बहिर्स्रावी ग्रंथि को। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि, इससे एंजाइम निकलता है। जैसे कि अभी बताया, ग्रंथि में या तो हार्मोन निकलेगा या एंजाइम निकलेगा। 2 ही चीज़ें निकलती हैं, या तो हार्मोन निकलेगा या एंजाइम निकलेगा। लेकिन अगर दोनों निकल रहे हैं तो वो मिश्रित है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, तो हम सारी चीज़ें बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आप ये जान लीजिए, हम पढ़ रहे हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, बार बार ना बताना पड़े कि ये चीज़ बहिर्स्रावी ग्रंथि के लिए है। तो अभी बता दिया है कि पूरे वीडियो में आज हम केवल बहिर्स्रावी ग्रंथि की ही बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इससे एंजाइम निकलता है। बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, और एंजाइम रक्त से टच नहीं होता है, ये भी ध्यान रखें। जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें जो एंजाइम निकलता है वो रक्त से टच नहीं होता है, रक्त के संपर्क में नहीं आता है। इसलिए इनके एंजाइम को बाहर निकलने के लिए अलग से एक डक्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि एक नली की आवश्यकता होती है। कोई भी बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ आप देखिए, उनको बाहर निकलने के लिए अलग से एक नली की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप आँख देखें, जो आंसू निकलता है, लेक्रिमल ग्रंथि होती है वो, तो उसको निकलने के लिए भी एक अलग से नली होती है।
क्योंकि आंसू सफ़ेद होता है ना कि लाल होता है, क्योंकि अगर वो रक्त से संपर्क से होकर निकलता है तो वो लाल निकलता। क्योंकि वो रक्त के संपर्क में एंजाइम नहीं आता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि में एंजाइम निकलता है और वो रक्त के टच में नहीं आता है, इसलिए इन एंजाइम को बाहर निकलने के लिए अलग से नली की आवश्यकता होती है। और ध्यान रहे, बहिर्स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम रक्त के संपर्क में नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान दें। इसलिए ही एक अलग से नली रहती है, इसमें एक अलग से नली रहती है। किसमें? बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ जितनी भी हैं उनमें सभी में एक अलग से डक्ट रहती है, यानी कि नली रहती है। क्योंकि वो नली इसलिए होती है कि एंजाइम रक्त के संपर्क में ना आ जाए, क्योंकि अगर वह रक्त के संपर्क में आया तो खराब हो जाएगा। इसलिए उनके लिए बहिर्स्रावी यानी उनका स्रावण के लिए एक अलग से नली रहती है। उनको बाहर निकालने के लिए उन एंजाइम को अलग से एक नली होती है, और नली की आवश्यकता किसको होती है? बहिर्स्रावी ग्रंथि को। जैसे अभी बताया कि आँख से जो आंसू निकलता है लेक्रमल ग्रंथि से निकलता है, इसके लिए अलग से एक नली रहती है। इसी तरह से लार ग्रंथि भी होती है। कभी आपने देखा है लार लाल रंग की आती हो? नहीं, क्योंकि उसके लिए एक अलग से नली रहती है और जिससे लार निकलती है। तो लार ग्रंथि भी इसी तरह की होती है। ये ग्रंथि कभी रास्ता नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि उनके लिए एक अलग से नली ही होती है, तो उसी नली से ही उनका स्रावण होता है, तो वो भटकती नहीं है इधर उधर, तो वो रास्ता नहीं बदलती हैं। किसकी? बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होती है उनसे निकलने वाला एंजाइम कभी रास्ता नहीं भटकता, ना रास्ता बदलता है, क्योंकि उनके लिए अलग से एक नली की व्यवस्था होती है, उस नली से ही वो निकलते हैं। इसमें एंजाइम जो है रक्त के संपर्क में ना आकर बाहर बाहर निकल जाता है, इसीलिए इनको बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, उसमें जो एंजाइम होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि में हार्मोन नहीं होता, एंजाइम होता है। पहली बात, क्योंकि उसमें हार्मोन होगा अगर तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी, अगर एंजाइम है तो बहिर्स्रावी ग्रंथि होगी। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि में एंजाइम निकलता है, रक्त के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए उसके लिए अलग से एक नली रहती है और वो रक्त के संपर्क में ना आकर बाहर बाहर निकल जाता है, इसीलिए उसको बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे यकृत। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि में। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और ये शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है यकृत। फिर देखें लार ग्रंथि और स्तन ग्रंथि, ये सभी जो हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। लेक्रमल ग्रंथि जिससे आंसू निकलता है। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि जो है ये भी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। आप देखें कभी उल्टी आती है तो क्या लाल होती? नहीं, वो अलग से उसके लिए नलियाँ रहती हैं अलग से। जठर ग्रंथि जिसको बोलते हैं, जो कि पाचक सिस्टम से संबंधित होती है, जठर ग्रंथि। तैलीय ग्रंथि जो कि नाक के ऊपर उपस्थित रहती है, तेल जैसा, जैसे ऑयल होता है नाक पर आता है, कभी देखें आप, तो उसको तैलीय ग्रंथि कहते हैं। और अग्नाशय जो होता है पाचन ग्रंथि में जो आता है अग्नाशय, ये भी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और ये सभी कौन सी हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ हैं। यकृत, लार ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, लेक्रमल ग्रंथि, जठर ग्रंथि और तैलीय ग्रंथि, अग्नाशय, ये सभी कौन सी हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो अब हम सभी ग्रंथियों को डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके अंदर का भी जानना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो चलिए अलग से इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बहिर्स्रावी ग्रंथि है वो है सेरोमीन ग्रंथि। सेरोमीन ग्रंथि हमारी सबसे पहले, क्योंकि हम ऊपर से चल रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहली जो ऊपर से स्टार्ट होती है बहिर्स्रावी ग्रंथियों में वो है सेरोमीन ग्रंथि, और ये कान में पाई जाती है। जो कान में एक मोम जैसा पदार्थ आपने देखा, तो वो किससे निकलता है? वो सेरोमीन ग्रंथि से निकलता है, जो कि कान में पाई जाती है। इसके लिए आप बस इतना ध्यान रखें कि सेरोमीन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि कान में जो मोम जैसा पदार्थ होता है उसका निर्माण करती है ये सेरोमीन ग्रंथि। फिर उसके नीचे आएँ तो लेक्रमल ग्रंथि। लेक्रमल ग्रंथि कहाँ होती है? आँख में होती है। ये आँख के ऊपरी भाग में पाई जाती है और इसका कार्य आंसू का निर्माण करना है। और आंसू में लाइसोजाइम जो होता है एंजाइम, उसका वो पाया जाता है किसमें? आंसू में।
और ये बैक्टीरिया को भी मार सकता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि आंसू में पाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आंसू में पाया जाता है। और आंसू का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? लेक्रमल ग्रंथि करती है। और ये आँख में, आँख के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी लेक्रमल ग्रंथि? सबसे पहली थी सेरोमिन ग्रंथि, जो कि कान में पाई जाती है। दूसरी लेक्रमल ग्रंथि, ये आँख में पाई जाती है, आँख के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। और इसका कार्य क्या होता है? आंसू का निर्माण करना। और आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्योंकि बहिस्रावी ग्रंथि में एंजाइम होता है, तो आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ये भी ध्यान रखें। फिर देखिए तीसरी जो हमारी ग्रंथि है वह है श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में स्वेट कहते हैं, यानी कि पसीना। ठीक है, श्वेत ग्रंथि, इसका कार्य क्या है? पसीने का निर्माण करना। और देखें आप कि पसीना जो निकलता है वो लाल नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए अलग से नलिकाएं रहती हैं, इसीलिए ये बहिस्रावी ग्रंथि होती है श्वेत ग्रंथि। और इसका कार्य है पसीने का निर्माण। ये छोटी छोटी ग्रंथियां हैं जिनके कार्य छोटे छोटे से, जिनको आपको बस याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना है तो यकृत को पढ़ना है, यानी लीवर को पढ़ना है हमें, क्योंकि लीवर यानी कि यकृत जो है ये बहिस्रावी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, और इसके कार्य भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको जो है सबसे ज़्यादा पढ़ना है थोड़ा सा। बाकी सबका बस छोटा छोटा एक लाइन का है, वो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेरोमिन ग्रंथि कान में पाई जाती है, इसका कार्य मोम बनाना होता है जो कान के अंदर होता है। फिर दूसरी है लेक्रमल ग्रंथि, जो आँख के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, और इसका कार्य है आंसू का निर्माण करना। और आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है आंसू में। फिर कौन सी थी तीसरी? श्वेत ग्रंथि थी, जिसका कार्य है पसीने का निर्माण। फिर देखें जो सेबेकस ग्रंथि होती है, चौथी हमारी सेबेकस ग्रंथि, जिसको तैलीय ग्रंथि कहते हैं हिंदी में। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अधिकतर जो एग्ज़ाम्स वगैरह में हिंदी में नहीं आते हैं, ये इंग्लिश के ही इसके वर्ड आते हैं। जैसे तैलीय ग्रंथि जल्दी नहीं लिखा होता है कहीं पर, वहाँ पर सेबेकस ग्रंथि ही लिखा होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सेबेकस ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? वो तैलीय ग्रंथि है, और ये सीबम का निर्माण करती है। सेबेकस ग्रंथि किसका निर्माण करती है? सीबम का निर्माण करती है। इसको सेबेकस ग्रंथि को हिंदी में तैलीय ग्रंथि कहते हैं। और ये किसका निर्माण करती है? ये सीबम का निर्माण करती है। और ये कहाँ पाई जाती है? नाक के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। कई जगह पाई जाती है चेहरे में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो नाक के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। इसीलिए आप कभी देखें जब हम सुबह में उठते हैं तो हमारी नाक पर कुछ तेल जैसा होता है, तो वो इसी ग्रंथि के कारण ही होता है, सेबेकस ग्रंथि। और ये कौन से किसका निर्माण करता है? सीबम का निर्माण करता है। और सीबम का कार्य क्या होता है? ये जो सेबेकस ग्रंथि है, तैलीय ग्रंथि, सीबम का निर्माण करती है। और सीबम का कार्य होता है त्वचा को सॉफ्ट बनाना, चिकना बनाए रखना, ये होता है सीबम का कार्य। तो ये सेबेकस ग्रंथि निर्माण करती है सीबम का। फिर हमारी पांचवी जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो है लार ग्रंथि। इससे पाचन एंजाइम निकलते हैं। लार ग्रंथि से कौन से एंजाइम निकलते हैं? पाचन एंजाइम निकलते हैं, जो कि खाने को पचाने में सहायता करते हैं, लार ग्रंथि। फिर हमारी आती है छठी जठर ग्रंथि, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको जठर ग्रंथि, इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। इसमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, क्योंकि जठर ग्रंथि इम्पॉर्टेंट है पाचन तंत्र में। ठीक है, तो जठर ग्रंथि, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, इसमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। इसे पाचक एंजाइम भी कहते हैं। पहला कौन सा एंजाइम है? रेनिन, और दूसरा है पेप्सिन। जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला रेनिन, दूसरा पेप्सिन। रेनिन का क्या कार्य होता है? ये दूध को पचाता है, और पेप्सिन का कार्य ये होता है, ये प्रोटीन को पचाता है। तो हमारी जो जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें क्या होते हैं? दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, और पहला कौन सा है? रेनिन, दूसरा है पेप्सिन। रेनिन किसको पचाता है? दूध को पचाता है। पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। तो आप ये ध्यान रखें। फिर हमारी जो सातवीं बहिर्स्रावी ग्रंथि है वो है म्यूकस ग्रंथि। म्यूकस ग्रंथि यह एक चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करती है, जो ये कई जगह काम करता है शरीर में, और ये जैसे भोजन को निगलने में भी सहायता होती है। मतलब जहाँ से हम भोजन को
जब हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, तो जब हम इसको निगलते हैं तो गले के पास जो एक नली होती है वहाँ से निगलते हैं हम इसको, तो वहाँ भी एक चिपचिपा पदार्थ बनता है जो म्यूकस ग्रंथि बनाती है, जिसकी वजह से भोजन आसानी से नीचे चला जाता है। तो शरीर में ऐसी कई जगह ग्रंथियाँ होती हैं जिसको म्यूकस ग्रंथि कहते हैं और एक चिपचिपा पदार्थ बनाती हैं। फिर आ जाइए सबसे इम्पॉर्टेंट बहिःस्रावी ग्रंथि, जिसको कहते हैं यकृत यानी कि लीवर, जिसको जिगर भी कहते हैं, लीवर भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जिनमें एंजाइम निकलता है और जिनमें अलग से एक नली रहती है, वो होती हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। तो यकृत को हम पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली बात ये ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहली हेपेटिक कोशिका, दूसरी कूफर कोशिका। पहली कौन सी? हेपेटिक कोशिका, दूसरी कूफर कोशिका। ये किस में पाई जाती हैं? यकृत में पाई जाती हैं। और यकृत यानी लीवर हेपेटिक कोशिका को बनाता, मतलब हेपेटिक कोशिका का बना होता है। यकृत जो है लीवर किसका बना होता है, कौन सी कोशिका का बना होता है? तो वह हेपेटिक कोशिका का बना होता है। होती हैं 2 कोशिकाएं लीवर में, हेपेटिक कोशिका और कूफर कोशिका। लेकिन यकृत किस कोशिका का बना होता है? तो वो हेपेटिक कोशिका का बना होता है। और यही हेपेटिक सेल्स जब खराब होने लगते हैं तो हेपेटाइटिस नामक बीमारी होने लगती है। ठीक है, क्योंकि यकृत जो है हेपेटिक कोशिका का बना होता है और ये जब हेपेटिक सेल्स हैं यानी हेपेटिक कोशिका हैं, सेल्स मतलब कोशिका, तो जब हेपेटिक सेल्स खराब होने लगते हैं तो हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। और ये शरीर में दाहिनी तरफ होता है। क्या? यकृत जो है शरीर में दाहिनी ओर पेट में होता है। ठीक है, दाहिनी ओर होता है ये यकृत और इसमें ये किसका बना होता है? हेपेटिक सेल्स का बना होता है। और जब ये सेल्स ख़राब होने लगते हैं तो कौन सी बीमारी हो जाती है? हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। इसकी विशेषता क्या है? यानी लीवर की यानी कि यकृत की क्या विशेषता है कि ये अपने आप को स्वयं ठीक कर लेता है। मतलब अगर थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये स्वयं को ठीक कर लेता है। स्वयं को ठीक कर लेता है कौन? यकृत। और ये आप देखें कि अगर किसी को लीवर डोनेट करना होता है तो इंसान का आधा लीवर ही काट के दूसरे को डोनेट किया जाता है। जैसे कि अगर किसी का लीवर ख़राब हो गया, किसी का दूसरे का लीवर उसको जब लगाया जाता है, डोनेट किया जाता है, तो जिसका लीवर निकाला जाता है उसका पूरा लीवर नहीं लिया जाता है, उसका काट कर आधा लीवर उसके लगा दिया जाता है। कुछ ही महीनों बाद यानी कि लगभग 1-1.5 महीने में उसका जो आधा कटा हुआ लीवर है वो पूरा हो जाता है और जिसके आधा लगाया गया उसके भी पूरा हो जाता है। तो लीवर जो है यकृत वो स्वयं को रिपेयरिंग कर लेता है, मतलब रिपेयरिंग खुद की कर लेता है यकृत। वह स्वयं के या थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त अगर होता है तो वह स्वयं को ठीक कर लेता है। ये किसकी विशेषता है? ये है यकृत की विशेषता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है अगर पूछा जाए तो यकृत में होता है सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन। और इसीलिए क्या होता है? वह स्वयं रिपेयरिंग कर लेता है। कौन? यकृत। और आप देखें कि जो माइंड होता है, हमारा दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में कहाँ पर कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता, तो वो मस्तिष्क में कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता है और यकृत में सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए वो स्वयं के क्षतिग्रस्त हिस्सों को क्या करता है? रिपेयर कर लेता है, स्वयं ही ठीक कर लेता है। कौन? यकृत, क्योंकि उसमें सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है। और देखें जो पित्त में पित्त रस जो होता है, हरे रंग का जो पदार्थ होता है या क्षार जिसको बोलते हैं, जो पित्त में पाया जाता है हरे रंग का क्षार, उसका निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। यकृत किसका निर्माण करता है? जो पित्त हो तो कई चीज़ों का निर्माण करता है। जैसे पित्त जो होता है, पित्त में जो पित्त रस होता है, जो एक क्षार होता है हरे रंग का, तो उसका निर्माण करता है कौन? यकृत। और क्या निर्माण करता है कि उसको जो हरा रंग है वो यकृत देता है। हरा रंग यकृत देता है। किसको? जो क्षार होता है पित्त में हरे रंग का, उसको हरा रंग कौन देता है? यकृत देता है। और ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ये भी ध्यान रखें। यकृत के बहुत सारे काम हैं। अमोनिया को यूरिया में बदलता है, पित्त रस को
जो क्षार होता है उसको हरा रंग प्रदान करता है, जो मल होता है उसको पीला रंग प्रदान करता है यकृत, और इसकी अगर अधिकता हो गई तो पीलिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है। और क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, क्योंकि अमोनिया बहुत खतरनाक होती है, अमोनिया बहुत खतरनाक होती है, तो उसको यूरिया में बदल देता है। और यूरिया में बदलने के बाद क्या होता है, वो आसानी से बाहर निकल जाता है, शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। फिर देखें आप, और किसको किस में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है यकृत। यहाँ पर ध्यान दें कि यकृत के बहुत सारे काम हैं। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, अगर ना बदले तो मतलब क्या होगा, बहुत खतरनाक, क्योंकि ग्लूकोज की अगर मात्रा बढ़ जाए शरीर में तो बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ध्यान रहे कि अगर यकृत यानी कि लीवर काम करना छोड़ दे तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर यकृत काम करना छोड़ दे तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ेगी। ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं आपके, बहुत सारी जो है किसी के नाम, सेल्स के नाम दे सकते हैं, या कुछ पदार्थों के, कुछ क्षार अम्ल के नाम दे सकते हैं कि कौन सी चीज़ बढ़ेगी। तो ध्यान रहे, बहुत ही सिंपल है कि अगर यकृत यानी कि लीवर काम करना छोड़ देगा तो ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी। ऑप्शन में कुछ भी हो सकते हैं, आप ध्यान रखें कि यकृत अगर शरीर में काम करना छोड़ दे तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी। और कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलता है, यकृत कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलता है। लेकिन अगर ये वसा जो है अधिक हो जाए तो किस में बदल जाती है, कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर में, यकृत क्या करता है, उसको किस में बदल देता है, वसा में बदल देता है, यानी कि फैट में बदल देता है। लेकिन अगर ये अधिक हो जाए, यानी कि फैट बढ़ रहा है और उसको मतलब शरीर पर कोई मेहनत नहीं पड़ रही है और वो जो वसा है, फैट है, वो जमा होता जा रहा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या होता है, हार्ट अटैक की जो है संभावना बढ़ जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलता है, और वसा अगर अधिक हो गई, यानी जमा होती जा रही है वसा, तो किसका रूप ले लेती है, वो कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेती है, कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है। और शरीर में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, ये भी ध्यान रखें कि शरीर में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल लीवर में ही पाया जाता है, यानी कि यकृत में ही पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखें कि सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है यकृत में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें आप। और यकृत यानी कि लीवर तभी पूरी तरह ख़त्म हो पाता है, मतलब यकृत कब पूरी तरह से ख़त्म होता है, क्योंकि वो तो अपने जो है क्षतिग्रस्त अंगों को स्वयं ही ठीक कर लेता है। तो ख़त्म कैसे हो जाता है, ख़त्म ऐसे होता है क्योंकि शराब है या बहुत हार्ड जहर है, तब क्या होता है, वो उसको जो है, क्योंकि एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है, तो जो उसके दो तरह के, अभी ऊपर जब हमने यकृत के बारे में पढ़ा तो सेल्स बताए, उसके दो सेल्स होते हैं, दो तरह के एंजाइम, दो तरह के सेल्स उसमें होते हैं, हेपेटिक जिसका लीवर बना होता है, और उसमें एक होता है कूफर सेल्स। तो कूफर सेल्स का काम क्या होता है, कूफर सेल्स का काम ये होता है कि जो भी हानिकारक चीज़ें शरीर में जाती हैं, जिनका हम सेवन करते हैं, तो उनको कूफर सेल्स अपनी ओर खींच लेते हैं। यानी कूफर सेल्स का काम होता है कि जो हम हानिकारक चीज़ें खाते पीते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अपने में समा लेता है कूफर सेल्स। ठीक है, और क्या होता है फिर, वो जो है उसको जो भी उसका काम होता है वो उसको मतलब, क्योंकि वो उसका तो काम ही है, अगर ठीक है डैमेज हो गया तो फिर से वो रिपेयर हो जाता है। तो अगर हम जैसे कोई भी है शराब पीता है, उससे क्या होता है, कूफर सेल्स डैमेज हो जाता है, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद वो फिर से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यकृत की एक विशेषता है कि वो स्वयं ही खुद को ठीक कर लेता है, वो फिर से ठीक हो जाता है। इसीलिए शराब पीते रहते हैं लोग, कूफर सेल्स ख़राब हो जाता है, फिर से वो रिपेयर हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर वो पीते हैं, यही होता रहता है। लेकिन इसकी एक क्षमता होती है कि कब तक ऐसा होगा, फिर पीता रहता है इंसान शराब, और वो कूफर सेल्स एक क्षमता होती है कब तक वो फिर कूफर सेल्स से बाहर, यानी उसकी क्षमता से बाहर हो जाता है ये, तब क्या होता है, यकृत जो है वो ख़राब होने लगता है। और इसी तरह से जो हार्ड जहर होता है वो भी, क्योंकि थोड़ा मात्रा में जहर कूफर सेल्स
सह सकता है, लेकिन बहुत हार्ड ज़हर है तो कूफर सेल्स भी नहीं फिर वो उसका सह पाता और वो रिपेयर नहीं कर पाता है ख़ुद को, इसीलिए यकृत डैमेज हो जाता है यानी लीवर डैमेज हो जाता है। कौन ऐसा करता है, किसके कारण डैमेज होता है? कूफर सेल्स के कारण, यानी कूफर जो कोशिका होती है उसके कारण। कूफर कोशिका पूरी तरह काम करना बंद कर देती है। कब? जब शराब या जहर या ऐसी कोई भी बहुत ख़तरनाक चीज़ जो है जो उसकी क्षमता से बाहर हो, उसको जब वो एब्जॉर्ब करता है तब वो कूफर सेल्स ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से यकृत जो है पूरी तरह काम करना बंद कर देता है, वरना लीवर खुद को रिपेयर कर लेता है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दें कि जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में कहाँ बनता है? हमारे शरीर में ब्लड बनता है अस्थि मज्जा में, लेकिन जो भ्रूण अवस्था होती है, मतलब जन्म से पहले की जो अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था जो होती है, उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? उसमें ब्लड का निर्माण होता है यकृत में, यानी कि लीवर में। यहाँ पर ये ध्यान दें अच्छे से कि हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में ब्लड जो है वो लीवर में ही बनता है, यानी यकृत में बनता है। तो यकृत के इतने सारे काम हैं, जबकि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, और अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ें तो यकृत के और भी बहुत ज़्यादा काम हैं, बहुत ज़्यादा उसके कार्य हैं। उसमें से बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारी कोशिकाएं, ये सब जुड़ी होती हैं यकृत से। इसीलिए यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है। और कौन सी ग्रंथि है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। तो आपने आज के वीडियो में ये देखा कि बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ग्रंथियों में क्या होता है, हार्मोन और एंजाइम का जो स्टोरेज होता है उसको ग्रंथि कहते हैं। ये एक थैले के आकार की होती है, एंजाइम जिसमें होता है और एक नली जुड़ी रहती है, उसको बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और अगर एंजाइम नहीं है, उसमें हार्मोन है और बिना नली के है, तो वो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं वो होती हैं मिश्रित ग्रंथियाँ। तो आज के वीडियो में हमने बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ जितनी भी हैं सबको पढ़ा है, और उसके कार्य, उसकी विशेषताएं और किसका निर्माण करती हैं ये अच्छे से जाना है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर ग्रंथि से रिलेटेड, बहिर्स्रावी ग्रंथि से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर अंतःस्रावी ग्रंथियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि में यकृत है या एक दो हैं इम्पॉर्टेंट, बाकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।